तो मैडम से तुम लोग क्या लेना देना है यार। करना है क्या, अपना घर पे कर लेते 5-5 मिनट। अब तो हमने आदत इसीलिए डलवाई थी कि हमारी क्लासेस बंद हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या करोगे, बंद कर दोगे? हैं? कर लो फिर 5 मिनट। ट्रिपल पी लिख रहे थे ना, ट्रिपल पी में नोट एक बॉक्स बनाओ, वहां पे लिख लो ग्रीनफील्ड, ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रीज। कहाँ, कौन बुला रहा है? ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रीज, और दूसरा रहेगा ब्राउन फील्ड। हाँ, पूरा नहीं हुआ है, मैंने समझा दिया था उसको, अभी हम लिखवा रहे हैं। फिर ये उसी के सब पार्ट्स हैं। तुम लोग अगर मरमरिंग बंद हो गई जाए तो आसान रहेगा हमारे लिए पढ़ाना, मतलब फुसफुसाहट जो कर रहे हो। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, ये दो तरह के फील्ड होते हैं इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली और संरचना में। तो उसमें क्या, ये दो पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है। उसी के बेसिस पे ट्रिपल पी वाले जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसी के बेसिस पे ये डिफाइन होता है किसमें कौन इन्वेस्ट करेगा कौन नहीं, ठीक है। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं, ग्रीन फील्ड सेक्टर। किसका चार्जर है ये? हैं? उन्हीं का है क्या? अच्छा।
ग्रीन फील्ड ये हुआ कि जैसे कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, पूरी तरह से नया, वहां कुछ नहीं था पहले। जैसे कोई एयरपोर्ट बन रहा है, जगह पे एयरपोर्ट अनाउंस है, मान लिया बरेली में या पीलीभीत में आपके एयरपोर्ट नहीं है अभी, ठीक है, यहाँ पे कोई एयरपोर्ट अनाउंस हुआ, जमीन एक्वायर कर दी सरकार ने, उसके बाद ट्रिपल किसी को डेवलप करने को दे दिया। अब यहाँ पूरी चीज क्या हो रही है, शुरुआत से स्टार्ट हो रही है। जब ये शुरुआत से स्टार्ट हुआ तो इसको क्या कहा गया, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। हिंदी क्या होगी इसकी, हिंदी में भी ग्रीन फील्ड ही लिखा है ज्यादातर इकोनॉमिक्स बुक में, कहीं पे मैंने हिंदी नहीं देखी इसकी। अब या तो हरा क्षेत्र तो लिखोगे नहीं पढ़ोगे ना, ग्रीन फील्ड ही लिखा है हर जगह, और ब्राउन फील्ड को ब्राउन फील्ड ही लिखा है, समझे। सिर्फ आपको यह समझना है कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट अगर है तो वो उसका मतलब क्या होता है। क्या हुआ, अब जैसे जीएमआर को हैदराबाद का एयरपोर्ट डेवलप करने को मिला था, जीएमआर कंपनी है, वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है। ब्राउन फील्ड में क्या होगा, पहले से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या होगा, उसका रिनोवेशन और उसमें अपग्रेडेशन होगा। लाइक दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का अपग्रेडेशन हुआ था, कई कंपनियों को ठेका मिला था उसका ट्रिपल प्रोजेक्ट के तहत। अगर इसका अपग्रेडेशन होगा वही जगह पे तो वो ब्राउन फील्ड में आएगा। जैसे जेवर में एयरपोर्ट जो बन रहा है वो क्या है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, क्योंकि नया बन रहा है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन अब चौधरी चरण सिंह लखनऊ वाला क्या हुआ, अपग्रेड किया गया उसी जगह पे, वो क्या हो जाएगा, ब्राउन फील्ड। किसी को नहीं समझ में आया हो तो हाथ उठा दे, नहीं आया समझ में। अब तुम्हें अपना घर अलग से बनवाना पड़े, जहां पे रह रहे हो वहां से नया ही जगह बनवा रहे हो, तो वो क्या होगा, ग्रीन फील्ड। तुम अपना घर ही रेनोवेट करवा रहे हो और उसमें अपग्रेड करवा रहे हो, एक मंजिल से 2 मंजिल बनवा रहे हो, तो क्या हो गया, ब्राउन फील्ड। समझ गए। इसी तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होगा कि बड़े प्रोजेक्ट अलॉट होते हैं। बड़े प्रोजेक्ट कैसे, काफी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स होता है अवसंरचना, और संरचना क्या होगी, बहुत बड़ी, वो जहां बनेगी अवसंरचना वहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में ग्रीन फील्ड और आपका ब्राउन फील्ड हो गया। अब यहाँ पे एक इंडस्ट्रीज और आती है, एक सनसेट इंडस्ट्रीज आती है और एक सनराइज। सनराइज और सनसेट इंडस्ट्रीज, ये नोट के फॉर्म में लिखना। ये इंडस्ट्री जब पढ़ा रहे थे, एक्चुअली मैंने नाम लिया था, वहां पे तुम लोगों को बताया नहीं था, मुझे ध्यान आ रहा है। सनसेट और सनराइज, या पहले सनराइज समझ लो या सनसेट समझ लो। अब तुम लोगों को इसके मतलब से समझ में आ रहा है सनसेट क्या होगा, सूरज डूब रहा है, सूरज उग रहा है। तो सनराइज क्या होगा, कोई ऐसी इंडस्ट्री, नई फील्ड की इंडस्ट्री जो आई, उसका आगे स्कोप बहुत अच्छा है, वो बहुत तेजी से आगे ग्रो कर रही है, तो क्या हो जाएगी वो सनराइज। उसका स्कोप बहुत ज्यादा है, समझे, तो क्या हो जाएगी वो, जैसे टेलीकॉम सेक्टर क्या हो रहा है आजकल, इंटरनेट सेक्टर, एआई सेक्टर, ये सब क्या है, सनराइज सेक्टर्स हैं। और सनसेट कौन से होंगे, जो पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, जो अब बाहर हो रहे हैं सिस्टम से, जिनका एक्चुअली में अब स्कोप नहीं है आगे, अब वो क्या हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, मार्केट से बाहर हो रहे हैं, तो वो क्या हो गए, सनसेट। लेकिन ये सब नई इंडस्ट्रियों के लिए है। सनराइज कौन आएगा, नई इंडस्ट्री। सनसेट जो मतलब जिनका ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, तो वो सनसेट इंडस्ट्रीज। ये नाम एक्चुअली में टर्म ये पूछे जाते हैं। किसी भी चीज का टॉपिक लिखने से पहले आपको उस वर्ड की डेफिनेशन क्लियर होनी बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको नहीं पता, ऐसे आप लिखने जा रहे हैं, आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर नहीं पता है तो ऐसे नहीं लिख पाएंगे। क्लियर कट डेफिनेशन उसकी फिलॉसफी के साथ आपको क्लियर होनी चाहिए। जब भी आप पढ़िए तो उसकी टर्म की डेफिनेशन जरूर जानिए। जितना अच्छे से डेफिनेशन जानेंगे उतना अच्छा आप क्वेश्चन का मतलब निकाल पाएंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम
बहुत कम टाइम रहता है आपके लिए पढ़ना, और ज्यादातर गलतियां स्टूडेंट से होती हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया वो ना लिख के उन्हें उस टॉपिक पे जो आ रहा, ये शब्द आ गया, अब इस शब्द का क्या पूछा है ये नहीं पता, वो नहीं समझ आया, बस ये शब्द आ गया, इस शब्द पे लिख दिए आंसर, तो क्या होगा, वो आंसर इवेल्युएट होगा, मार्क्स मिलेंगे। ये तो एकेडमिक एग्जाम में होता, बस जो पूछा गया वो लिख दिया, जो पूछा गया वो नहीं लिखा, जो हमें आ रहा था हमने वो लिख दिया उस टॉपिक से। ये समस्या आती है बहुत ज्यादा, इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस और बार बार उस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसीलिए हर एक वर्ड्स का क्लियर होना तुम लोगों को बहुत जरूरी है। कभी भी ऐसे में देखे, कैसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस के ऐसे देखे ना आप लोग, उसमें अगर एग्जैक्ट टर्म आपको क्लियर नहीं होगा तो हम माइंड मैप क्या बनाएंगे, नहीं बन पाएगा ना, आप उसके सेक्टर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, तो समस्या कहां पे आएगी फिर, जो आपको आ रहा वो लिख के चले आएंगे, जो पूछा गया वो आंसर तुम हुआ नहीं फिर। ऐसा कई लोगों की कॉपियों में मैंने देखा कि चीजें, मैंने बोला भी बच्चों को, तो लेकिन यहाँ पे जब हम कमियां निकाल रहे हैं उससे डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, लर्निंग फेज में हैं, आप लर्न करेंगे, आप सीखेंगे और उसको सुधार करके आगे बढ़ेंगे, क्लास का यही मतलब है। ठीक है, अब आके आते ईपीसी इंडस्ट्री, ईपीसी वाले पे, बॉट वाला तो हमने बता दिया था, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। अब ईपीसी वाला लिख लो। इंजीनियरिंग वाले में क्या है, इंजीनियरिंग आप प्रोवाइड कर देंगे, जो मटेरियल है वो प्रोक्योर कर लिया और कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसके बाद सरकार को ट्रांसफर कर दिए, सरकार क्या करेगी, टोल कलेक्ट करेगी, आपको पैसे वापस करेगी, ये लिखना है। अगला कौन सा था, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ईपीसी में बस इतना ही होगा जितना हमने बता दिया, उसमें लिखो इंजीनियरिंग प्रोक्योर ये किया, उसके बाद कौन जाएगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल, गवर्नमेंट की है, और प्रोक्योर करने में हाँ क्या हुआ, सब इतने शांत क्यों बैठे हो, सेंटेंस फॉर्मेशन भी बताएं। लिखो रोल ऑफ गवर्नमेंट, यहां क्या क्या होगा, टाइमलाइन, एक्चुअली में कितने दिन में वो प्रोजेक्ट पूरा होना है ये कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट। नहीं, ईपीसी में, ईपीसी में टाइमलाइन डिसाइड करेगी ना सरकार। लिखिए टाइमलाइन डिसाइड कौन कर रहा है, सरकार, कब तक प्रोजेक्ट पूरा होना है, और कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी देगी, किस तरह से बनना है वो प्रोजेक्ट, किस तरह से प्रोजेक्ट को बनाना है। गवर्नमेंट, अगला काम इसमें गवर्नमेंट का होगा लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन, और जितने भी गवर्नमेंट के क्लियरेंस होते हैं, लाइक एनवायरमेंट क्लियरेंस हो गया, ये सब कौन प्रोवाइड करेगा, सरकार। सारे पेपर वर्क कौन करके देगी, सरकार देगी। प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग भी प्रोवाइड करेगी, अदर स्टेज पे, डिफरेंट स्टेजेस होंगे ना किसी चीज के बनने, जैसे रोड बन रही है, इतना बन गया, इसमें ये चीज हो गया, उस बेसिस पे क्या करेगी सरकार, पैसे भी देगी, फंड प्रोवाइड करेगी। अगला लिखो इसमें रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्या क्या रहेगा। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मीन्स मतलब वहां की डिजाइन क्या होगी,
कैसे बनेगा, कौन सी टेक्निकल इनपुट, कैसे इंजीनियर के इनपुट लगेंगे, ठीक है। रोड बन रहा है अगर, तो रोड में कैसी कंक्रीट, कितना मिक्सचर लगेगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा, प्राइवेट सेक्टर। किस तरह का मटेरियल लगेगा, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है। रोड बनाने में क्या क्या लगता है चरण, क्या क्या इंजीनियरिंग यूज होती है, क्या क्या देखना होगा, स्ट्रेंथ, कौन कौन सा मटेरियल लगता है ये बताओ। वो सिविल इंजीनियर है, उनको बताने दो। हाँ। अरे इंजीनियरिंग बताओ, ये सब तो सभी बता देंगे, कुछ स्पेसिफिक बताओ ना। चलो ठीक है, लिखो आगे। रॉ मटेरियल कौन प्रोक्योर करेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा प्राइवेट सेक्टर। और प्रोजेक्ट को बनाएगा प्राइवेट सेक्टर। डिजाइन हो गई, रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट हो गया, खरीदना, और उसको बनाना। और कंप्लीट प्रोजेक्ट कब करेगा, टाइमलाइन, जैसे अगर 5 साल का टाइम दिया गया, 2 साल का टाइम दिया गया, उतने दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। और जब कंप्लीट हो जाएगा उसको ट्रांसफर गवर्नमेंट को कर देगी। जैसे आपको घर बनाना हुआ तो घर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के देते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर को, पैसे आप लगाते हैं, उसके बाद वो सारा ठेकेदार सब कुछ अपना अरेंज करके काम आपका बनाता है ना, उसके बाद आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है। यही हाल इसमें हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर क्या किया, डिजाइन किया। बहुत बातें करते हो तुम लोग। डिजाइन किया, उसके बाद आपको क्या किया, वो ट्रांसफर कर दिया ना, कि वो घर आपका हो गया ना। तो अब इसमें बेनिफिट क्या क्या है, एक तो सरकार को इंजीनियरिंग अच्छी टेक्नोलॉजी के यूज के साथ टाइम लिमिट में क्या हो रहा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जा रहा है। और सारे मैनेजमेंट कौन देख रहा है, प्राइवेट सेक्टर, सारे कंस्ट्रक्शन में। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है, सरकार को पूरा पैसा लगाना पड़ रहा है, जो सरकार के लिए समस्या होती है, क्योंकि सरकार के पास कई बार इतने बजट नहीं होते। तो इसलिए दूसरे मॉडल्स फिर आएंगे। हाँ, लिखाया तो प्रोक्योर, और बोला भी, लिखाया, अभी भी लिखाया। देखो प्राइवेट सेक्टर वाले में क्या क्या लिखा है मैंने। समझे आप लोग, इसमें क्या किया जा रहा, आपका अवसंरचना जो बनाई जा रही है उसके अलग अलग मॉडल्स हैं ये। देखो कोई मॉडल, जैसे आपके अंदर कोई आज आइडिया आया, आप ऐसे बनाएंगे अपना चीजें, सामान, मान लिया यार जैसे कॉपी में आप नोट्स बनाते हो, आज नोट्स किसी तरह बनाए, 10 दिन और चीजें पढ़ लिए तो आपको पता चला यार इस तरह नोट्स बनाने में दिक्कत है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और ज्यादा टाइम का लॉस हो रहा है, फिर दूसरा आइडिया आ जाएगा ना, उसमें प्रॉज कॉन्स देखोगे कि अच्छा इसमें कैसे इसको सुधार किया जा सकता है, तो फिर अगला मॉडल आ जाएगा। कमेटी बनेगी, उसके लिए बनाओगे कमेटी आपस में, या अगल बगल देखोगे दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं, या दूसरे देश में कैसे मॉडल्स चल रहे हैं, वहां कैसे सक्सेस हो रहा है। तो उसी तरह इस इकोनॉमी में क्या है, चीजें किस वे में, इकोनॉमी में बेसिक क्या फोकस किया जाएगा, कम लागत में अच्छी क्वालिटी और अच्छी इंजीनियरिंग हमें मिल जाए, इस चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसी बेसिस पे आगे आएगा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, HAM। टर्म के बेसिस पे पैसे मिलते रहते हैं, मतलब टर्म एक तरह से कह सकते हैं, एन्युटी मतलब एनुअल जैसे जो चीजें हैं वो आपको फंड मिलते रहेंगे। 5 साल पे इसमें क्या किया सरकार ने, 40% सरकार दे रही है, 60% प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। तो 40% जो पैसा है प्रोजेक्ट का वो साल भर पे
5 साल तक देती रहेगी। यस, लिखो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में फाइनेंस डालो, उसमें फाइनेंस टॉप। फाइनेंस 40% सरकार 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट में देगी, 5 इंस्टॉलमेंट में देगी 40%, और 60% कौन देगा? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर टाइम लाइन जो दिया जाएगा, जैसे 5 साल 10 साल, जितने टाइम में उस प्रोजेक्ट की डिफाइन होगा कितने साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना, वो प्राइवेट सेक्टर उस टाइमलाइन को कंप्लीट करके प्रोजेक्ट किसको ट्रांसफर करेगी? सरकार को। फंडिंग स्टेज हो गया, कंस्ट्रक्शन स्टेज हो गया, अगला स्टेज होगा टोल। टोल जानते हो लोग? टोल किसको नहीं पता है? टोल प्लाजा, टोल किसको नहीं पता है? हाथ उठाओ। टोल पता है क्या होता है? टोल है, रोड पे जब जाते हो तो टोल एक्चुअली में लगा नहीं होता, पैसे लगते हैं, देने पड़ते हैं। टोल टैक्स देना पड़ता है। सरकारी बसें से भी जाते हो, जैसे यहाँ से बरेली जाओ तो वहां रास्ते में पड़ता है, या कहीं भी जाओ, वो रोड पे चलने के लिए चार्जेस लगते हैं ना, तो वही एक्चुअली में क्या कहलाता है? टोल। और जो जहां पे कलेक्शन होता है वो टोल प्लाजा कहलाता है। अब यहाँ पे एनएचआई क्या करेगा? टोल कलेक्ट करेगा। एनएचआई, यस, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सा? वो कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होता है, कितने साल कितने चलेगा, कब तक चलेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा, कैसे चलेगा, वो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, केस बेसिस पे ट्रिपल बी प्रोजेक्ट अलॉट किया गया है। ठीक है, उसके बाद 60% जो प्राइवेट सेक्टर का वो पे करेगा। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तभी तो फायदा होगा उसको। 60% किसने पैसे लगाए थे? प्राइवेट सेक्टर में ना, तो उसका इंटरेस्ट के साथ पैसे कैसे वापस होंगे? टोल कलेक्शन से। सरकार क्या करेगी? टोल कलेक्ट करेगी, उसके बाद उनके पैसे रिटर्न करेगी विद इंटरेस्ट, और 6 महीने के अंतराल पे, हर 6 महीने पे पैसे जैसा कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होगा उतने पैसे आपको दिए जाएंगे। क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? मेंटेनेंस प्रोजेक्ट का, अब रोड चल रही है, रोड खराब भी होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा उसका मेंटेनेंस का भी पैसा देना पड़ेगा, उसी टोल में से निकल के जाएगा। वो प्राइवेट कंपनी को कौन देगा? सरकार टोल कलेक्ट करके उनको भी देती रहेगी। मेंटेनेंस ऑफ रोड किसके हाथ में रहेगा? जब तक प्राइवेट के हाथ में, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। यस, हैं? कहाँ मिलती जुलती हैं? इसमें पैसे धीरे धीरे जा रहे हैं ना, पहले कलेक्ट हो रहा है, जैसे आपने घर बना लिया, रेंट आ रहा है वहां से, पर आप अपना घर बढ़ाए जा रहे हैं, और एक हुआ एक साथ पैसे लगाने पड़े। अब बजट तो हर साल ही क्रिएट होता है ना, रेवेन्यू हर साल बढ़ता रहेगा। जैसे आपके पास 1 बीघे का प्लॉट हो, अब उसमें आपने 1-2 घर बना लिया, वहां से कमाई होने लगी, फिर आगे बढ़ाते जाएंगे ना,
जैसे लोन लेते हैं आप लोग, होम लोन बैंक से लोन लिया, उसका इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर रहे हैं, तो एक साथ पैसा आपको नहीं लगाना पड़ा ना, आपकी क्रेडिट के बेसिस पे वर्क हो रहा है ना। ये सब चीजें डिफरेंस है ना दोनों में। और उसमें एक साथ पैसे लगाने पड़ रहे थे सरकार को, और सरकार के पास कई प्रॉब्लम्स भी तो हैं, वो भी तो मैंने कल पढ़ाई थी। और कल वाला जो तो उसी में चेंजेस करके नया नाम दे दिए ना, वही तो किए हैं, किए तो वही हैं, नेम चेंज कर दिया ना उन्होंने। जब उसमें चेंजेस हुआ तो उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया कि जिस तरह के उसमें स्कीमें और प्रोविजन रहे उसके नाम से पता चल जाए ना। किसी को कोई दिक्कत, कल वाले क्वेश्चन जिन जिन लोगों ने लिखे होंगे उनको दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्या चीज? कल तो तुम आई थी, ग्रुप में डाला गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन बताओ चरण, क्या था लिखा है क्वेश्चन? कौन कौन लिखा है, कौन बता सकता है हमें क्वेश्चन का आंसर? बताओ बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन पढ़ दो पहले बेटा, क्या है क्वेश्चन? ओके गुड, आंसर बताइए क्या लिखा? आर्थिक आधारभूत संरचना का तात्पर्य है वह सुविधा और सेवा जो किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत देश में उपस्थित सेवाएं का ऊर्जा परिवहन, संचार, बैंकिंग प्रणाली इत्यादि आती है। किसी देश की आर्थिक उन्नति इनके विकास पर ही निर्भर करती है। इस देश की आधारभूत संरचना विकसित होगी, देश की समृद्धि भी उसी के अनुसार बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था की सुचारू कार्य प्रणाली के लिए अंतर्गत सुविधाएं। गुड, अच्छा प्रयास है बेटा। चरण बताइए आपने क्या लिखा है, और आपसे उम्मीद करें आप अच्छा आंसर काफी लिखे होंगे। बैठो, बताओ जब क्लास में तुम लोग नहीं बोल पाओगे तो कैसे सबके सामने बोलोगे बताओ? ये देखो इन दोनों लोगों से पूछ ना लूं, ये दो लोग सब मुंह चुप। प्रीति तुमने लिखा है? ग्रुप में डाला हुआ था बेटा। रेड टिक लगा था, मैंने देखा था टिक लगा, और मैंने बताया भी तो था यहाँ क्लास में यार। जावेद बताओगे? बताओ जरा, कल मैंने 1.5-2 घंटे 3 घंटे की क्लास ली थी और उसमें सारी बातें मैंने डिस्कस की थी इस क्वेश्चंस की, तो ये हाल है तुम लोग नकल करके भी नहीं लिख पा रहे हो। और कैसे कहता, मैंने कहा था गूगल कर लो। नहीं प्रयास किया, अच्छी बात है। मैं प्रयास देखो, अभी इनिशियल फेज है, दिक्कत हो रही है। इनिशियल फेज जैसे धीरे धीरे दूर हो जाएगा तो फिर समस्याएं काफी रिमूव हो जाएंगी आपकी।
हर्डल। आपकी जब सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी तो अपने आप चीजें दूर हो जाती हैं। क्या हुआ? तुम कल आई थी ना? नहीं आई थी? आज फर्स्ट डे है। लिखा? नहीं लिखा? बताओ। आप लोग देखे ही नहीं क्वेश्चन ही? कहाँ थे कल? हैं? लिखो आधारभूत संरचना क्या होती है। लिखो उस क्वेश्चन का आंसर। लिखो क्वेश्चन का आंसर लिखो। आधारभूत संरचना क्या होती है पहले वो लिखो। आधारभूत संरचना का आशय उन संरचनाओं से है जो किसी अर्थव्यवस्था या समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक। सेंटेंस फॉर्मेशन खुद से करना सीखो तुम लोग। तुम लोगों को स्पून फीडिंग की आदत बहुत है, क्लास की तरह, क्लास 1 के बच्चों की तरह। हर चीज ले जाके मुंह में दे दो, भाई खा लो। आधारभूत संरचना से आशय उन संरचनाओं से है, कल मैंने लिखाया था इसकी डेफिनेशन में से। जो किसी अर्थव्यवस्था या समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। आधारभूत संरचना, अगला पॉइंट, आधारभूत संरचना। तुम लोगों को बचपन में डिक्टेशन नहीं कराया गया क्या? इमला, इमला कहते हैं ना? तो इतना स्लो क्यों लिखते हो तुम लोग यार? ग्रेजुएट हो गए क्या? अगला पॉइंट बोला ना मैं, क्या किसको कौन नहीं लिख पाया? आधारभूत संरचना किसी भी अर्थव्यवस्था में चालक की भूमिका निभाता है। तुम लोगों को सेंटेंस लिखना ना आए ना तो सर्कल बनाओ, आधारभूत संरचना जो मेजर पॉइंट है वो लिख लो एरो बना बना के। यस, चालक, ड्राइवर रोल लिख लो सीधा। यह देश के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। देश के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। अगला पॉइंट है कैटलिस्ट का काम करता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन राष्ट्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त और कुशल होती है उनकी उत्पादकता की वृद्धि दर अच्छी होती है। जिन राष्ट्रों की इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त और कुशल होती है, यार हिंदी में भी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डाल देते हैं लोग, क्या करें? लिखा है ना हर जगह, हर किताब में। और संरचना और कुशल होती है
उनकी उत्पादकता की वृद्धि दर अच्छी होती है। किसी को कोई लाइन ना समझ में आई हो तो बोल देना, अभी एक्सप्लेन कर देंगे। जिन राष्ट्रों की अवसंरचना, संरचना नहीं, अवसंरचना पर्याप्त और कुशल होती है, उनकी उत्पादकता की वृद्धि दर अच्छी होती है। ये स्टेटमेंट से कितने लोग सहमत हो ये बता दो मुझे, जो नहीं सहमत हो वो भी बता देना। वित्त मंत्रालय के अनुसार आधारभूत संरचना में निम्न मदों को शामिल किया जाता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार आधारभूत संरचना में निम्न मदों को शामिल किया जाता है। पहला, पोर्ट, पेट्रोलियम, रेलवे, एविएशन, एविएशन मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हवाई जहाज वाली चीजें, कोयला, दूरसंचार, सीमेंट, लॉजिस्टिक, सड़क, शक्ति, पावर, बस इतनी सारी चीजों की लिस्ट है वित्त मंत्रालय के अनुसार। अगला लिखना, इसमें आधारभूत संरचना को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आर्थिक अवसंरचना और सामाजिक अवसंरचना। आर्थिक अवसंरचना और सामाजिक अवसंरचना। देखना वहां पे गया वो, नहीं बाहर नहीं गया, उधर गया गया। लिखो, आर्थिक अवसंरचना क्या होती है? उत्पादन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष मदद करता है, उसे आर्थिक अवसंरचना कहते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष मदद करता है, जैसे ऊर्जा, परिवहन, संचार आदि। उत्पादन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष मदद करता है, ऊर्जा, परिवहन, संचार आदि। अगला, सामाजिक अवसंरचना। यह अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के कारकों को आधार प्रदान करता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के कारकों को आधार प्रदान करता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा,
हैं? सामाजिक में लिखा है ना ये लाइन, वित्त नहीं आएगा ना, बताता हूं ना उसमें आर्थिक वाले में और कौन सी पॉइंट है। आर्थिक वाले में अगला पॉइंट, आर्थिक संसाधनों की गुणवत्ता तथा क्षमता में सुधार करता है। ये आर्थिक वाले में लिखना, आर्थिक अवसंरचना में। आर्थिक संसाधनों की गुणवत्ता एवं क्षमता में सुधार करना, ये आर्थिक अवसंरचना में लिखना है। अगला पॉइंट सामाजिक अवसंरचना में, भैया मानवीय संसाधनों की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार करता है। यह मानवीय संसाधनों की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार करता है। अगला पॉइंट आर्थिक अवसंरचना में, भौतिक पूंजी का निर्माण व भंडारण को बढ़ाता है। भौतिक पूंजी का निर्माण व भंडारण को बढ़ाता है। भौतिक पूंजी का निर्माण व भंडारण को बढ़ाता है, भवन, मशीनरी आदि। सामाजिक अवसंरचना में लिखना, मानव पूंजी को समृद्ध करता है। मानव पूंजी को समृद्ध करता है। अगला लिखो आधारभूत संरचना की विशेषताएं। आधारभूत संरचना की विशेषताएं। पहला, किसी स्थान विशेष में स्थापित संरचना। पहला पॉइंट, किसी स्थान विशेष में स्थापित संरचना। दूसरा, उच्च निवेश लागत। दूसरा, उच्च निवेश लागत। तीसरा, बेची ना जाने योग्य। ना जाने योग्य, बेचा नहीं जा सकता। अगला, मूल्य विशिष्ट। अगला, प्रतिद्वंदिता से मुक्त। प्रतिद्वंदिता से मुक्त। कंपटीशन से फ्री। अगला पॉइंट लिखोगे आधारभूत संरचना का महत्व। आधारभूत संरचना का महत्व। भाई कौन से क्लास में कर लियो क्लास चल रही आधारभूत संरचना के विकास से कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। नहीं आ रहे
उसको जल्दी खत्म करो, हम ऐसे इस दिन फंसे हुए खत्म नहीं कर रहे। कौन था? वैसे गलत नहीं, इतना गलती सोचते होंगे। कौन गलत सोचेगा? मैं? नहीं आप नहीं, बात बता रहा हूँ लग गया। कहाँ गई केबल उसके? लगाइए। इधर वाली लगेगी कि उधर वाली लगेगी? ठीक है, लगाओ। लिखिए महत्व, तुरंत बात करना चालू कर देते हो, मतलब इसीलिए तेजी से लिखाते हैं। लिखो, कृषि निवेश में वृद्धि, विनिर्माण उद्योगों को बल। तुम लोगों को फ्री छोड़ेंगे ही नहीं। कृषि निवेश में वृद्धि, विनिर्माण उद्योगों को बल, गरीबी निवारण व रोजगार सृजन को बल, विनिर्माण उद्योगों को बल, गरीबी निवारण व रोजगार सृजन को बल। ये अगले अगले पॉइंट ऐसे हैं एक एक लाइन में जो बोल रहे हैं। क्षेत्रीय विषमता और अंतरराज्यीय विषमता में कमी, क्षेत्रीय विषमता और अंतरराज्यीय विषमता में कमी, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, मानवीय संसाधन का कुशलतम उपयोग, बाजार के आकार में परिवर्तन, अगली हेडिंग लिखना है इसमें, भारत में अवसंरचनात्मक विकास के लिए वित्त पोषण की समस्या। भारत में अवसंरचनात्मक विकास के लिए वित्त पोषण की समस्या। यार हिंदी लिखवा रहे हैं आज यार, सही है। लिखिए, अभी जितने पॉइंट लिखवाए गए महत्व से लेके इसके टाइप्स में एक बार रीड करो सब लोग और बताओ किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है, क्योंकि मैं सारी चीजें समझा चुका हूं। कल समझाया था सारी चीजें, कल लिखवाया भी था कुछ चीजें, और आज वो पॉइंट कल क्वेश्चन तुम लोग लिख के नहीं लाए इसलिए लिखवा दिए हैं। बेटा आप उधर चलो थोड़ा सा, तब कहाँ आएगी लीड? नहीं मैं नहीं चला, अभी मत लगाओ उसमें। देखा ही नहीं। किसने नहीं देखा? किसी को कहीं दिक्कत? जो लोग कल नहीं आए थे वो लोग भी बता देंगे। दिक्कत है कहाँ पे? क्या समझ नहीं है? हिंदी नहीं समझ में आ रही है? कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया बेटा? क्या ईपीसी वाले?
हाँ तो वो तो मैंने कल से पढ़ाया था ना, कल मैंने पढ़ाया था तो उसी का मॉडल समझाए थे तीनों आज। तब कल गैप था ना तुम्हारा, कल नहीं आई थी, ये समझाएंगे फिर। अरे यार ये वाला नहीं चाहिए था इसमें। क्या चीज? छोड़ो आज नहीं रीसे कराएंगे। इसको रहने दो, चला नहीं एक्चुअली में, इसमें डॉक्यूमेंट नहीं है। अगला लिखिए आप लोग। हाँ वही समस्याएं लिखिए। अवसंरचना में निवेश का एक बड़ा भाग समस्याएं क्या क्या होंगी, आप फाइनेंशियल समस्याएं थोड़ा सोचो ना। एक तो गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड बजट है, ठीक है, और अवसंरचना बहुत ज्यादा बनानी है। प्राइवेट सेक्टर कहां कहां पे इन्वेस्ट करेगा, जहां पे उसे ज्यादा फायदा होगा। कल मैंने बताया था ना रोड वाला, कि किस किस सेक्टर कौन कौन से शहर को कनेक्ट करेगा, कौन कौन, बताया था ना। तो प्राइवेट सेक्टर कब इंटरेस्ट दिखाएगा, जब उसको ज्यादा फायदा होगा। तीसरा, फाइनेंस की सबसे बड़ी समस्या, बैंक को लोन देंगे कि नहीं। बैंक भी एक्चुअली में जब लोन देंगे तो वो चाहेंगे कि उनका एनपीए ना हो, यही चाहेंगे ना। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे देंगे जहां पे उनका रिटर्न आसानी से वापस हो जाए। तो कई बार देख रहे हो कि सरकार हर जगह लगभग 100 एयरपोर्ट बनवा रही है। कुछ एयरपोर्ट एक्चुअली में रनिंग नहीं होते उतने कि जितना उनको प्रॉफिट हो जाए। तो सरकार यहां सब पे एक्चुअली में एक बनाती है वायबिलिटी गैप फंडिंग, वीजीएफ। वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं इसको। तो सरकार ये किस लिए लाई, जैसे प्राइवेट सेक्टर कहीं पे इन्वेस्ट किया और उसको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो कुछ क्या करेगी, वहां पे टैक्स में रिबेट देगी या कुछ
जैसे अनुदान होता, सब्सिडी टाइप की चीजें, कुछ गैप देगी, आप टैक्स कम पे करो, अच्छा आपका फायदा कम हो रहा है तो ये आप रिबेट ले लो। इस तरह की चीजें सरकार किस लिए? प्रोत्साहित करने के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहित करने के लिए। मान लिया आज पीलीभीत में एयरपोर्ट बनता, अभी नहीं चल रहा, आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद चलेगा ना, चलेगा ना। जैसे बरेली का एयरपोर्ट इतना रनिंग नहीं है अभी जितना लखनऊ का है कंपैरेटिवली, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में जब यहाँ पे लोग इकोनॉमिक प्रॉस्पर ज्यादा हो जाएंगे तो बरेली का एयरपोर्ट रनिंग हो जाएगा। तब तक जब तक नहीं रन हो रहा तब तक सरकार कुछ उनको कुछ सालों के लिए टैक्स में छूट दे या कुछ सुविधाएं दे या कुछ अनुदान दे। तो एक तरह की ये बीजीएफ बनाया गया, वायबिलिटी गैप फंडिंग। वो जो गैप हो रहा है उनके प्रॉफिट और उसमें, उसको कौन फिलअप करेगा? सरकार। इससे क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा, करेगा ना। जब उनको हम सुविधाएं देंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे, टैक्स में कुछ रिबेट देंगे, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए उन्हें आसान सुविधाएं अवेलेबल कराएंगे, फैसिलिटेटर का रोल अदा करेंगे, तो क्या होगा? ये सरकार प्रोत्साहित ही तो कर रही है प्राइवेट सेक्टर को, तो वहां से फंडिंग आएगी। बैंकों से आसानी से लोन देने के लिए बैंकों को कुछ छूट देगी सरकार, कि जिससे वो जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है उसको क्या करे? फंड करे, बैंक वहां पे लोन दे। तो ये सब चीजें करेंगी तो वहां पे एक्चुअली में बीजीएफ एक्चुअली में ये रोल अदा करेगा। जब प्रॉफिट में गैप आ रहा है इनके किसी भी कंपनी के, तो वहां पे वो गैप फिलअप करने के लिए सरकार यहाँ पे कुछ परसेंट, वो परसेंट अभी 20% है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, वो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट डिफाइन होता है। ये होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। एक व्हीकल और बनाया गया एसपीवी, स्पेशल पर्पज व्हीकल। ये बनाया जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट और कई बॉन्ड जारी करके, या लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मिलके बनाती हैं। स्पेशल पर्पज व्हीकल जो बनाया जाता है, स्पेशल पर्पज व्हीकल आपको नाम से पता चल रहा है कि स्पेशल है। इसमें भी ये फंड के रेज करने के लिए बनाया जाता है। जैसे किसी म्यूनिसिपैलिटी में कंस्ट्रक्शन वर्क करवाने, काम करवाना, तो वहाँ पे एक एसपीवी बना दिया गया। तब वो एसपीवी क्या करेगा कि देखेगा कहाँ कहाँ से फंड आ सकता है, कुछ बॉन्ड जारी कर देगा, कुछ प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ गवर्नमेंट के साइड से करेगा। तो ये सारे काम जो फंडिंग वाला हो जाएगा, किसका हो जाएगा? इस एसपीवी का, स्पेशल पर्पज व्हीकल का। तो इस तरह ये दो चीजें, दो वर्ड नए इवॉल्व हुए फंडिंग में, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम समस्या आ रही थी मनी वाली थोड़ी रिजॉल्व हो। बाद में ये टोल वाली सिस्टम आया, बाद में सरकार आती है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को कहा गया कि आप प्राइवेट सेक्टर एफडीआई के लिए आसानी से खोला गया कि 100% एफडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर में अलाउड कर दिया। एफडीआई हिंदी में किसको नहीं पता है? एफडीआई की हिंदी पता है सबको? जिसको नहीं पता हो बता दो। एफडीआई तुमको नहीं पता होगा, आपको भी नहीं पता होगा ना, नए बच्चों को छोड़ के। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। अब ये सब चीजें पहले क्लास में बताई जा चुकी हैं, ठीक है, पहले क्लास में बताई जा चुकी हैं और एक्सप्लेन किया जा चुका है। इसीलिए नए वर्ड जब इकोनॉमी के आते हैं तो वो समस्या होती है आपको समझने में। अभी भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ही नहीं समझ में आएगा, हिंदी बताने से नहीं, ये टर्म ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके लिए प्रीवियस क्लासेस में बताया जा चुका है। दूसरा, और फंडिंग में सबसे बड़ी, कल ही मैंने बताया था, अब रोड पास हो गया लेकिन लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ। लैंड एक्विजिशन में पॉलिटिकल हर्डल आ गया, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, वहां पे प्रोजेक्ट डिले हो गया। घाटा कहां पे? ओवरऑल इकोनॉमी घाटा होगा। कैसे? ओवरऑल इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं, कौन बता सकता है? बताओ तुम, कैसे पड़ेगा ओवरऑल इकोनॉमी पे? सर, जब कंपनी या मतलब जो भी चीजें बंद होगी तो उससे मतलब एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया उससे, कि मतलब लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। फिर उसके लिए जो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही थी उसमें घाटा होने लगा।
और फिर इससे एजुकेशन इफेक्ट वगैरह भी होने लगा कि जब उस सेक्टर में जॉब्स वगैरह कम हुई तो लोग उस पर फोकस करना बंद करेंगे। फिर ओवरऑल बताओ तेज प्रकाश। प्रोजेक्ट होल्ड हो गया तो दिक्कत हो गई तो कैसे इकोनॉमी पे प्रभाव डाल रहा है? हमारे लैंड नहीं मिलते तो हमारा प्रोजेक्ट होल्ड हो जाता है। हाँ हाँ तो जब हम लोन लेते हैं, जब अधिक मात्रा में हमने लोन लिया है तो कोई रिटर्न नहीं करते हैं। यस मार्केट में उसका इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। मार्केट में तो क्या होता है, लोन के रूप में प्रोजेक्ट में लग गया है और अधिक समय बाद जब वो रिटर्न नहीं देते हैं उस लोन को तो रुपये का जो बैलेंस होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि ठीक। अदर सेक्टर्स में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जावेद आप एक्सप्लेन करेंगे ढंग से? नहीं याद है, कल ही तो बताया था मैंने। मान लिया कोई कंपनी ए है, क्या हाल है? ठीक नहीं लग रहे हो? हाँ तुम बताओ बेटा, वेरी गुड। हाँ उधर सुनो सामने। उसका जो ब्याज बढ़ता रहेगा, अभी के लिए दिया हुआ लोन तो उधर दूसरे कर्मचारी को तनख्वाह नहीं देंगे। हाँ यस तो उसके चक्कर में आप वो लोन नहीं कर पाते हैं तो बैंक मतलब बैंक घाटे में जाएगी। हाँ बैंक भी घाटे से, वो होगा एनपीए होगा। यस तो उससे अर्थव्यवस्था पूरा प्रभाव पड़ जाएगा। गुड। कल ही मैंने ये सारी बातें लिंकेजेस मेक की थी क्लास में। आसान सा लिंक था, आप लोग ऐसे लिंक मिस करेंगे। कैसे था? कंपनी लोन ली है, अब उसका प्रोजेक्ट रुक गया, अब कंपनी में क्या क्या पैसे देने हैं उसको, अपने जितने एम्प्लॉय हैं सबके पैसे देने हैं, टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट पे करना, बैंक का रिटर्न पे करना है। अब बैंक जिसने लोन दिया है, अब उसके सामने उसने कई हजार करोड़ का लोन दिया हुआ उसे, अब उसके पैसे यहाँ तो स्टक हो गए ना। अब ये यहाँ पे एनपीए बना, एनपीए से सब स्टैंडर्ड एसेट बना, सब स्टैंडर्ड से ये दिवालिया टाइप का घोषित हो जाएगा पूरा कई हजार। अब बैंक को बचाने के लिए बैंक बिजनेस किस पे करती है? उसी पैसे के लेन देन पे। तो अब बैंक के एम्प्लॉय, इनके भी खर्चे चल रहे हैं उसी से, अब उनके डिपॉजिट भी होल्ड हो गए। अब यहाँ गवर्नमेंट को इसको रेस्क्यू करने आना पड़ेगा ना बैंक को। जबकि प्रॉब्लम कहां पे हुई? यहां पे गवर्नमेंट साइड वाली ही प्रॉब्लम दिख रही है कि लैंड एक्विजिशन टाइम पे नहीं हो पाया है, वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां लीगल हर्डल हो गया, कोर्ट का स्टे लग चुका है। तो जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होल्ड हो गया पूरा, तो क्या हो गया? पूरी इकोनॉमी ओवरऑल। अब बड़े बैंक हैं, कई लोग प्रोजेक्ट, कई जगह ऐसे कई प्रोजेक्ट होल्ड हो जाएं, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, कई जगहों पे चलते रहते हैं ना इस तरह की समस्याएं। अब कोई बड़ी कंपनी है तो मान लिया वो एक जगह से दूसरी जगह करेगी अपना बिजनेस, लेकिन कोई नया अगर कॉन्ट्रैक्टर है, कोई इतना बड़ा टर्नओवर वाला कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, तो क्या करेगा वो? उसके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी, वो कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, होगा ना। तो ये ओवरऑल इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है। प्रभाव पढ़ा ना आप लोगों ने? क्या रोजगार क्रिएट होगा? नहीं क्रिएट होगा। और रोजगार क्रिएट होने पे ही हमारी सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। कोई भी चीज, अब की बार GS1 में क्वेश्चन है, पॉवर्टी और रोजगार का कैसे कनेक्शन है। GS1 का क्वेश्चन देखो, यूपीपीसीएस के। एनालिसिस करना सीखो, पीडीएफ कलेक्टर मत बनो, बुक कलेक्टर मत बनो कि बुक पूरी अलमीरा सजा देनी है, ये भी बुक चाहिए, वो भी बुक चाहिए, वो पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ चाहिए। जो पढ़ना है वो तो पढ़ ही नहीं रहे हो। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, बार बार पढ़नी है।
क्लास के नोट्स उसके साथ ऐड ऑन करो, और अपने नोट्स बना सकते हो तो अपने नोट्स बनाओ। अपने नोट्स इसलिए प्रेफर कराए जाते हैं क्योंकि नोट्स बनाने में आपका अपनी एनर्जी, अपना दिमाग लगता है, और कोई टॉपिक 4 बार पढ़ोगे तब जाके नोट्स बना पाओगे, तब आपको चीजें याद हो जाएंगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी उस टॉपिक पे, और आपको एग्जाम बीट करना है। क्लास 1 के बच्चों की तरह स्पून फीडिंग की आदत मत डालिए आप लोग अपनी। जितना मेहनत करेंगे उतना आपका दिमाग उतना अच्छा वर्क करेगा। दिमाग को जितना सुलाएंगे वो सोता जाएगा, और कुछ दिन पढ़ना छोड़ दीजिए, उसके बाद एक पेज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर नहीं आइडिया हो तो देख लो, कुछ दिन संन्यास ले लो पढ़ाई से। इन चीजों से जितना भागोगे इतना दूर तुमसे चली जाएंगी। मेहनत ही ऐसी चीज है, जितना करोगे उतना ही आपके पास चीजें प्रोडक्टिव वे में निकल के आएंगी। आज 1 पेज पढ़ रहे हो, कल 2 पेज पढ़ोगे, कल 10 पेज पढ़ोगे, आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होती चलती जाएगी। बचपन से सुनते आ रहे हो, करत करत अभ्यास थे, तो वो चीजों पे वर्क करते हो तब आपकी, जैसे आपको बचपन से क्या खाना हाथ चाहे आंख बंद रहे तब भी जाता मुंह पे ही है ना, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है। किसी की दाएं हाथ से प्रैक्टिस है, किसी की बाएं हाथ से। वो आ गई, कह रही थी बच्चों को ज्यादा डांट रहे हो आप। उसको बुरा लग गया, लग रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल वाली समस्याएं आपको समझ में आई, तो अब एक एक पॉइंट लिख लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो भी बता दूं। लिखिए। इसमें भारी निवेश लंबी अवधि, भारी निवेश लंबी अवधि, प्रक्रियागत विलंब, देर से रिटर्न के कारण। देखो, एक तो बहुत ज्यादा निवेश लगता है इसमें, दूसरा लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अब जैसे रोड भी बन रही है। कल वेरीफाई होने, इनके प्रेजेंट नहीं लगी है इनकी। किसकी? इनकी आपसे एक्सेल की 4 में भी एब्सेंट आ रहे हैं और 30 में भी एब्सेंट आ रहे हैं। और बोले, हमने फोन किया, बोले कल वाई कर देंगे, कल वेरीफाई किया। तीनों ने साइन क्यों नहीं किया था? कौन से में? अच्छा, ये अच्छा टाइम टेबल है। हाँ, टाइम टेबल। तो कौन सा इनका एब्सेंट है? 1 मिनट।
पता है हमें वहाँ क्या लगती है, दूसरे की अटेंडेंस दूसरा कोई बोलता है। कॉलेज में तो अटेंडेंस लगते समय ना दूसरा पता चलता है उसकी आवाज निकाल के बोल रहा है अपने रूममेट की। क्या हुआ? हाँ लिखो। क्यों? लिखो। निवेश में ज्यादातर हिस्सा सरकारी बजट से आवंटित किया जाता है। निवेश में ज्यादातर हिस्सा सरकारी बजट से आवंटित किया जाता है, इसलिए राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है। सरकारी बजट से आवंटित किया जाता है, इसलिए राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने की क्षमता सीमित होती है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की क्षमता सीमित होती है। कैपेसिटी लिमिटेड होती है, क्षमता। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने की क्षमता सीमित होती है। पेन थोड़ा ऊपर पकड़ो तो स्पीड आगे बढ़ जाएगी, इतना नीचे पेन पकड़ोगे तो स्पीड स्लो रहेगी। निजी भागी द्वारा कम निवेश। निजी भागी द्वारा कम निवेश। तुम लोगों के मुंह पे मुझे टेप लगाना पड़ेगा आगे से लाके। कल से पेपर टेप लेके आते हैं, जो बोलेगा उसके मुंह पे चिपका दो। जरा सा फ्रीडम क्या मिलती है देखो, आगे से हटे देख लो, यहां से हटते इधर चालू, उधर से हटे उधर चालू। निजी भागीदारी द्वारा कम निवेश। भूमि अधिग्रहण में अधिक मुआवजा देना। भूमि अधिग्रहण में अधिक मुआवजा देना। मुआवजा का मतलब किसको किसको पता नहीं है। भूमि अधिग्रहण में अधिक मुआवजा देना। जी क्या? अगला, पर्यावरण संबंधी मंजूरी में कानूनी प्रतिक्रियात्मक मुद्दे। पर्यावरण संबंधी मंजूरी में प्रतिक्रियात्मक मुद्दे। संबंधी मंजूरी में प्रतिक्रियात्मक मुद्दे। अब अगला पॉइंट हेडिंग लिखोगे, सरकार इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कर रही है? जी सर, सुझाव नहीं, समस्याओं को दूर करने के लिए सलूशन क्या दे रही है? एक तो सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। वायबिलिटी गैप फंडिंग, यार हिंदी में भी यही लिखा है, क्या लिखा है इसकी हिंदी? वायबिलिटी, वीजीएफ को वीजीएफ ही लिखा है, वायबिलिटी गैप फंडिंग ही लिखा है।
क्योंकि ढंग से हिंदी इसकी किसी को मिलती ही नहीं है। ट्रांसलेशन, वायबिलिटी गैप फंडिंग, किसी की हिंदी की बुक में अगर ढंग की हिंदी दी हो तो बता देना आप मुझे। वीजीएफ ही लिखा है यार बेटा हर जगह। वीजीएफ के अंदर ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना अर्थ क्षमता अंतर वित्त पोषण। बोल दो, तेजी से बोल दो। अर्थ क्षमता अंतर वित्त पोषण। अंतर वित्त पोषण। अर्थ क्षमता अंतर वित्त पोषण। वीजीएफ का हिंदी में है अर्थ क्षमता वित्त अंतर वित्त पोषण। वीजीएफ जान लो यार तुम लोग, लिख लो ब्रैकेट में वीजीएफ के अंदर। यह एक अनुदान के रूप में दिया जाता है, परियोजना की लागत का 20% होगा। यह एक अनुदान के रूप में दिया जाता है और परियोजना की लागत का 20% होगा। बताया था ना तुम लोगों को सब्सिडी फॉर्म में। और जो परियोजना की लागत होगी उसकी 20% दिया जाएगा। तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? अब अभी ठीक हो गई थी, परसों से फिर से करा। मेडिसिन नहीं ले रहे हो कंटिन्यूअस? अगला सलूशन क्या है इनका? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, एफडीआई को बढ़ावा देना। अगला मसाला बॉन्ड, अगला सलूशन है मसाला बॉन्ड जारी करना। नए बच्चे देख ऐसे रहे मसाला बॉन्ड जैसे मसाला खाने के लिए। मसाला बॉन्ड तो सबको पता होगा, कितनी बार तो समझाया अच्छे से यहाँ क्लास में। ये चीजें अपने शहर के भीतर के लिए जारी किया जाता है। शहर के भीतर? देश के भीतर नहीं, दो होते ना, एक मसाला एक महाराजा बॉन्ड। हम मसाला बॉन्ड की बात कर रहे हैं अभी, महाराजा बॉन्ड। तुम अगर कंफ्यूज हो अभी इस पे तो मुझे लगता है तुम्हें खड़ा करना पड़ेगा, तबीयत खराब है तब भी। तुम क्या लिख? अगला पॉइंट, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन नामक योजना जारी की गई है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, एनआईपी। एनआईपी अब जो वो क्वेश्चन था उसका आंसर हुआ कि नहीं? जो क्वेश्चन मैंने कल दिया था उसका आंसर लिख लोगे ना अब तुम लोग? हाँ तो कई लोग नहीं लिख पाए थे ना, आज तो काफी पॉइंट मिल गया ना तुम लोगों को। अगला क्वेश्चन कौन सा लिखोगे तुम लोग कल के लिए? GS3 का जरा पेपर खोलना।
जी समावेशी विकास के अवधारणा समझाइए। आत्म समावेशी विकास के क्या मुद्दे और चुनौतियां हैं? 12वां समावेशी विकास है वो अवधारणा पढ़ लिया है। लगभग सारे मैंने करा रखे थे। लाओ तो क्वेश्चन ये सतत विकास सारे अच्छे होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करोगे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 मैंने सारे बोले थे करने को। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 तो मैंने लिखवाया था, सबको बोल दिया था स्कीम में लिखो।